हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीछे वाली दो वीडियोस में हम इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर्स ये दोनों चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। तो आई होप जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनको पीछे वाली वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। तो ऐसे ही हम इस वीडियो में भी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को लेकर सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर करेंगे। हमको इस चैप्टर में सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग स्टडी करना होगा, फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए ये स्टडी करना है, फिर सेबी की गाइडलाइंस क्या है, डीआरआर अकाउंट किसके लिए क्रिएट करना जरूरी नहीं है, हम डीआरआर अकाउंट को कहां पर शो करते हैं, और 15% इन्वेस्टमेंट करने का क्या फंडा है, फिर हमको एक लास्ट टॉपिक और स्टडी करना होगा, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जी हां, तो ये सारे टॉपिक्स हम इसी वीडियो में ही कवर करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस में सारी बात पहले से ही क्लियर कर देती है कि मैं तुम्हें पैसा कब वापस करूंगी, किन कंडीशंस में वापस करूंगी। तो जो कंडीशंस, जो टर्म एंड कंडीशन कंपनी डिबेंचर्स होल्डर को पहले से बताती है, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें डिबेंचर्स होल्डर्स को डिबेंचर्स का पैसा वापस देना होता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का यही मतलब है। क्या डिबेंचर्स की पेमेंट हमें डिबेंचर्स होल्डर को वापस करनी है, या ऐसा कह लीजिए हमने जिन लोगों से पैसा लिया था अब हम उनको पैसा वापस करने की बात कर रहे हैं। तो यही है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं ऋण पत्रों का शोधन। शोधन का मतलब हमें उन्हें पैसा वापस करना है। तो डिबेंचर्स को रिडम्पशन करना है तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा। अब मान लीजिए मैंने बहुत सारे लोगों से 10 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। कितना? 10 करोड़। अब 10 साल के बाद मुझे उन लोगों को पैसा वापस देना है, तो 10 करोड़ रुपए मेरे पास कहां से आएंगे। अब हम इस टॉपिक को स्टडी कर लेते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो यही है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब डिबेंचर्स का जो मुझे रिडम्पशन करना है उसके फाइनेंस के कौन कौन से सोर्स होंगे। तो सबसे पहला सोर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मैं ये पहला सोर्स यूज कर सकता हूं। मान लो मुझे 10 करोड़ रुपए वापस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, उतने के ही नए शेयर या डिबेंचर्स इशू कर दूंगा। क्या? नए वाले शेयर्स या नए डिबेंचर्स में इशू कर दूंगा। अब एक तरफ से मेरे पास पैसा आएगा और इस पैसे से मैं क्या करूंगा, पहले वाले डिबेंचर्स की पेमेंट कर दूंगा। तो मतलब क्या है, जिन डिबेंचर्स का मुझे पैसा वापस करना था उसके लिए पैसा कहां से आया, नए वाले शेयर्स को इशू करने से, नए वाले डिबेंचर्स को इशू करने से। तो नए वाले शेयर्स और इशू डिबेंचर्स को इशू करके आप पैसा इकट्ठा करते हो और पुराने वाले डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर देते हो। इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कंपनी क्या करती है, नए वाले शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके पैसा इकट्ठा करती है और पुराने वाले डिबेंचर्स होल्डर को आसानी से पेमेंट कर देती है। तो ये हमने डिस्कस किया डिबेंचर्स होल्डर को डिबेंचर्स की पेमेंट वापस करने का पहला सोर्स, पहला साधन। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड सोर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। कंपनीज के अंदर ये बात बोली हुई है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास प्रॉफिट इतने ना हो कि हम उस प्रॉफिट में से डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट कर पाए। हमारे पास कभी कभी ऐसे हो सकता है कि प्रॉफिट इतने नहीं हो रहे कि हम प्रॉफिट में से डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट कर पाए। तो हमारे पास अब क्या उपाय है, हमारे पास रास्ता यही है कि हम डिबेंचर्स होल्डर को कैपिटल में से पेमेंट कर दें। किस में से? कैपिटल में से। पर सेबी की गाइडलाइंस
क्या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस प्लस कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 71 सबसेक्शन 4। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी कैपिटल में से डिबेंचर्स होल्डर की 100% पेमेंट नहीं कर सकती। कंपनीज को यह बोला गया है कि आपको 25% अमाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में रखना होगा। मिनिमम कितना अमाउंट? 25%। किसमें? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। मैं क्या टॉपिक समझा रहा हूं कि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट कहां से करोगे? कैपिटल में से। पर बीच में एक बात अटक गई है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप कैपिटल में से 100% पेमेंट नहीं कर सकते। आपके पास 25% अमाउंट, कम से कम 25% अमाउंट DRR अकाउंट के अंदर होना चाहिए। ये DRR अकाउंट आपके पास क्रिएट हो जाना चाहिए जिस डेट को आप डिबेंचर्स की पेमेंट करना चाहते हो, जिस डेट को आप डिबेंचर्स की पेमेंट करना चाहते हो उससे पहले हमारे पास 25% अमाउंट इस अकाउंट में होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कैपिटल में से 100% पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को नहीं कर सकते। 25% अमाउंट हमारे पास पहले से इस अकाउंट में होना चाहिए। तो हमने अब तक डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करने के दो सोर्सेज डिस्कस कर लिए हैं। पहला सोर्स, नए शेयर या डिबेंचर्स इशू करो, वहां से पैसा आएगा, पुराने डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर दो। दूसरा रास्ता हमने डिस्कस किया कि आप कैपिटल में से पेमेंट कर सकते हो, पर यहां पर कंपनी का एक्ट बीच में अटक गया है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 25% अमाउंट मिनिमम DRR के अंदर होना चाहिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा थर्ड सोर्स। थर्ड सोर्स के अकॉर्डिंग क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट में से डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर सकते हैं। हम प्रॉफिट्स में से डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना होगा? अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर्स इशूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सरप्लस टू DRR अकाउंट। हम हर साल क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करते रहते हैं एक DRR अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट के अंदर कहां से प्रॉफिट ट्रांसफर होता है? हमको पता है हर कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। उसमें हर बार मान लीजिए हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब सरप्लस। हम सरप्लस में से मतलब प्रॉफिट में से क्या करेंगे? अमाउंट निकालते रहेंगे। उस अमाउंट को हम कहां डालते रहेंगे? DRR अकाउंट के अंदर। मान लीजिए मुझे 40 लाख रुपए पेमेंट करनी है डिबेंचर्स होल्डर को, तो मेरे पास 40 लाख के इक्विवेलेंट अमाउंट DRR में ट्रांसफर करना होगा। वो चाहे आप एक बार ट्रांसफर करो या धीरे धीरे ट्रांसफर करो, एज पर कंपनीज गाइडेंस। वो कंपनी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होता है। तो थर्ड सोर्स के अंदर क्या समझाया जा रहा है कि अगर आप डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करना चाहते हो तो आप प्रॉफिट्स में से 100% पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? जितनी पेमेंट आपने टोटल डिबेंचर्स होल्डर को करनी है उसके इक्वल अमाउंट आपको DRR अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे ही आप डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट कर दोगे, DRR अकाउंट को आप लास्ट में जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। मान लो आपने 40 लाख रुपए डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट करनी थी, तो पूरा का पूरा DRR अकाउंट आप खत्म कर दीजिए, जर्नल रिजर्व में डाल दीजिए। मान लीजिए 40 लाख रुपए में से आपने इस साल सिर्फ 10 लाख डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट की। कितनी? 10 लाख। तो आप 10 लाख रुपए का इक्विवेलेंट अमाउंट को ही जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। जर्नल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने का फंडा सिर्फ इतना सा है, जितनी पेमेंट आप डिबेंचर्स होल्डर को करोगे उसका इक्विवेलेंट अमाउंट आपको DRR अकाउंट में से निकालकर जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। जी हां, उतना ही अमाउंट जर्नल रिजर्व में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सेबी की क्या गाइडलाइंस हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को लेकर। यहां तक हमने क्या टॉपिक स्टडी किया? मीनिंग। फिर हमने क्या स्टडी किया? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए पैसा कहां से आएगा। ये 3 सोर्स हमने डिस्कस किए। अब सेबी की गाइडलाइंस की बात आ रही है। सेबी कुछ कहना चाहती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए कुछ कहना चाहती है। सेबी का कहना यह है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे डिबेंचर्स हैं जिसको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लो कंपनी ने कुछ ऐसे डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं जिसे शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस शेयर्स में कन्वर्ट करने वाले डिबेंचर्स के लिए डीआरआर बनाना जरूरी नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए आपने 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए। कितने के डिबेंचर इशू किए? 40 लाख। अब 40 के 40 लाख में से 10 लाख के डिबेंचर तो ऐसे हैं जिसको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर 30 लाख के डिबेंचर ऐसे हैं जिसको आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तब ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ? ये 30 लाख रुपए के डिबेंचर वो हुए जिसको आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेबी के अकॉर्डिंग जिस हिस्से को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो उसके लिए आपको डीआरआर बनाना जरूरी है। यस, ये लाइन मैं स्टडी कर देता हूं। डीआरआर इज कंपल्सरी फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कभी कभी डिबेंचर्स हम ऐसे इशू करते हैं जिसको हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें डीआरआर बनाना जरूरी है। सोच कर देखिए, हमारे पास ऐसे डिबेंचर हैं जिसको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए डीआरआर बनाने की जरूरत ही क्या है? तो उसके लिए डीआर बनाना जरूरी नहीं है। तो डीआरआर बनाना सिर्फ उसके लिए जरूरी है जिन डिबेंचर्स को आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हुई सेबी की पहली गाइडलाइंस। दूसरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपको जो डीआरआर क्रिएट करना है एटलीस्ट 25% आपको क्रिएट करना होगा। कितना? 25%। ये 25% हम मेजर कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। जितने के डिबेंचर्स मैंने इशू किए हैं, जितने के डिबेंचर्स मैंने इशू किए हैं उसका 25% अमाउंट डीआरआर में हमारे पास होना चाहिए। ये डीआरआर अकाउंट हम क्रिएट कर ले, ये डीआरआर अकाउंट हम क्रिएट कर ले। कब क्रिएट कर ले? जिस डेट को मुझे डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करनी स्टार्ट करनी है ना, उससे पहले मेरे पास डीआरआर क्रिएट हो चुका हो। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बिफोर स्टार्टिंग द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मान लो आप 1 मई को रिडम्पशन स्टार्ट करना चाहते हो, डिबेंचर्स की पेमेंट स्टार्ट करने वाले हो। आप मई में पेमेंट करोगे, जून में पेमेंट करोगे, जुलाई में पेमेंट करोगे, तो आपने पेमेंट करनी कब स्टार्ट की है? 1 मई को। तो 1 मई से पहले, मैं क्या बता रहा हूं, रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले आपने रिडम्पशन कब स्टार्ट की है? 1 मई को। 1 मई को आप लोगों को पेमेंट देनी स्टार्ट करने वाले हो, तो 1 मई से पहले हमारे पास 25% अमाउंट डीआरआर में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेबी की 2 गाइडलाइंस। अब हम स्टडी कर लेते हैं एग्जम्पशंस टू द रूल ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर। डीआरआर किन के लिए, किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाना जरूरी नहीं है, अब हम ये देख लेते हैं। हालांकि हमने ऊपर क्या स्टडी किया कि डीआरआर बनाना बहुत जरूरी है, पर मैं अब आपको बताऊंगा कि डीआरआर कहां बनाना जरूरी नहीं है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इनके लिए डीआरआर बनाना जरूरी नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इनके लिए भी डीआरआर बनाना जरूरी नहीं है। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जिनको डीआरआर बनाने की छूट दी गई है कि आप डीआरआर नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ। इसी तरह से कुछ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग कंपनीज हैं जो प्राइवेटली डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो उनको भी बोला गया है कि आप डीआरआर क्रिएट मत कीजिए। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया एग्जम्पशंस का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस डीआरआर अकाउंट को हम कहां शो करते हैं। ये डीआरआर अकाउंट शो होता है शेयर होल्डर फंड्स के हेड में। शेयर होल्डर फंड्स के हेड में भी एक सब हेड होता है जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस का हेड बोलते हैं। तो उस रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंडर में डीआरआर अकाउंट को शो किया जाता है। तो मैं आपको एक बात फिर से रिमाइंड करा देता हूं, मैंने जितने डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर दी है उससे रिलेटेड डीआरआर में से उतना ही अमाउंट मैं
जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बता रहा हूं, मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए की पेमेंट डिबेंचर्स होल्डर को कर दी, तो अब मैं क्या करूंगा, 20 लाख रुपए का DRR कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं। इसकी बिल्कुल सिंपल सी एंट्री होती है कि जब हम डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट कर देते हैं तो उसका इक्विवेलेंट अमाउंट आप DRR में से निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो अब हम स्टडी कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कंडीशंस फॉर इन्वेस्टिंग 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। हमको हर साल मान लीजिए कुछ डिबेंचर्स की पेमेंट वापस करनी है ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए मुझे डिबेंचर्स की पेमेंट वापस करनी है। जितनी पेमेंट आपको डिबेंचर्स की वापस करनी है उस साल उस अमाउंट का मिनिमम 15% आपको या तो कहीं डिपॉजिट करना होगा या आपको इन्वेस्टमेंट कहीं करनी होगी। कितना, 15%। मान लीजिए मैंने डिबेंचर इशू किए हुए हैं 1 करोड़ के, कितने, 1 करोड़ के। मुझे इस साल 50 लाख के डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है। कितनी, 50 लाख की डिबेंचर्स की पेमेंट मान लो मुझे इसी साल करनी है। तो इसी साल 50 लाख का 15% मेरे पास ऐसा होना चाहिए जो मैंने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा हो। ये एक कंपनीज का रूल है जिसका सेक्शन भी दिया हुआ है, रूल नंबर 18 सेक्शन 7 सब सेक्शन C, ये सब दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट का है, 2014 के अंदर ये रूल आया था। तो मान लीजिए मुझे 20 लाख रुपए देने हैं इस साल, 30/10/2020। 2020 में मान लीजिए मुझे 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है। तो मुझे क्या करना होगा, 30/4/2020 तक कम से कम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। कितना, 15%। किसका, जितना अमाउंट आपने रिटर्न करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए इस साल मुझे 20 लाख रुपए वापस करने हैं इस डेट को, तो इस डेट को मुझे 20 लाख वापस करने हैं, तो आपको 30/4/2020 तक इस अमाउंट का 20 लाख का 15% बोले तो 3 लाख आपको इन्वेस्ट करने होंगे। वो आप इन्वेस्ट किसी स्पेशल सिक्योरिटीज में ही कर सकते हो। अब बात आती है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इस इन्वेस्टमेंट का पैसा आप कहां पर यूटिलाइज कर सकते हो। आपने इन्वेस्टमेंट जो की है उसका पैसा आप कहां पर यूटिलाइज कर सकते हो। सिंपल सी बात, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका पैसा आप सिर्फ डिबेंचर्स की पेमेंट वापस करने के लिए ही कर सकते हो, वो भी सिर्फ उसी डिबेंचर्स की पेमेंट वापस करने के लिए जिनकी पेमेंट आपको इसी साल करनी है। मेरे को 20 लाख रुपए पेमेंट इसी साल देनी है वापिस, तो 20 लाख रुपए के अंदर मैं 3 लाख रुपए को यूज कर सकता हूं। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है that amount can be utilized only for the purpose of repayment of the debenture maturing during the year। इस साल के दौरान मैंने जिन डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करनी है उस पेमेंट को करने के लिए मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका पैसा मैं डेफिनेटली यूज कर सकता हूं सिर्फ इसी साल। इसका पैसा मैं अगले साल यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल से टॉपिक। अब इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के 4 मेथड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, देखिए, लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। कंपनी क्या करती है, एक टाइम पीरियड के बाद उनको पेमेंट एक साथ वापस कर देती है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 50 लाख रुपए उनसे लिए हुए थे, कितने टाइम के लिए, 10 साल के लिए। कंपनी क्या करेगी, 10 साल के बाद उनको पूरा पैसा एक साथ वापस कर देगी। तो इस टेक्निक में भी एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर हमारे पास हैं उस फेस वैल्यू का 25% अमाउंट हमारे पास DRR में होना बहुत जरूरी है। अब बात ये आती है कि DRR हम बनाते कहां से हैं, मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हम कहां से क्रिएट करते हैं। सिंपल सी बात, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सरप्लस में से।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में से हम डीआरआर को कन्वर्ट करते हैं, डीआरआर को बनाते हैं। मतलब मान लीजिए कंपनी के पास 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुए, तो 10 लाख रुपए में से कंपनी क्या करेगी, डीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर कर लेगी। तो ये डीआरआर अकाउंट आपके पास बन चुका हो रिडम्पशन से भी पहले। तो जैसे ही आपका रिडम्पशन का काम पूरा हो जाता है, आपको ये डीआरआर अकाउंट खत्म करना होता है। क्या? डीआरआर अकाउंट आपको खत्म करना होता है जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करके। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमने डीआरआर अकाउंट बनाया। कहां से बनाया? प्रॉफिट में से बनाया। तो इस टेक्निक को हम ये भी कह सकते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। मैंने डिबेंचर्स की रिडम्पशन कहां से की है? प्रॉफिट में से की है। तो इसीलिए इस टेक्निक को हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉफिट में से डीआरआर बनाते हैं तो वही प्रॉफिट हम चाहते तो शेयर होल्डर को बांट सकते थे, पर अभी शेयर होल्डर्स को बंटने वाला प्रॉफिट कम हो गया, डिविडेंड जो उनको मिलना था वो कम हो गया। उस प्रॉफिट का हमने कहां पे यूटिलाइज कर लिया? डीआरआर में यूटिलाइज कर लिया। इसीलिए इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे ही डीआरआर आपका खत्म हो जाएगा तो आप उसको जर्नल रिजर्व में लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर हमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? सरप्लस में से डीआरआर अकाउंट को क्रिएट करेगी। उसके बाद कंपनी को क्या करना होता है? इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी को उस इन्वेस्टमेंट को सेल करना होता है जिस डेट को हम डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट करने वाले हैं। तो डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट करने से पहले हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं, फिर हम डिबेंचर्स होल्डर को ड्यू करते हैं, ड्यू करने के बाद हम डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये डीआरआर अकाउंट भी आपका खत्म हो जाता है। इसको हम कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं? जर्नल रिजर्व में। तो कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी? डीआरआर क्रिएट करने से लेकर, और खत्म भी कहां पे हुई? हमने लास्ट में आकर इस डीआरआर को खत्म कर दिया। कहां पर? जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करके। तो ये थी हमारी पहली टेक्निक, पहला मेथड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को लेकर। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड मेथड, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉइंग ऑफ लोट्स। इस टेक्निक में कंपनी 50 लाख रुपए की पेमेंट, 50 लाख रुपए की पेमेंट एक साथ नहीं करने वाली। कैसे करेगी? थोड़ा थोड़ा करके करेगी। फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोल दिया कि मैं 50 लाख रुपए की पेमेंट 5 साल में करूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी पहले साल पेमेंट कितना करेगी? 10 लाख, दूसरे साल 10 लाख, तीसरे साल 10 लाख, ऐसे करते करते 5 सालों के अंदर हम 50 लाख रुपए वापिस कर देंगे। अब बात ये आती है कि कौन से डिबेंचर होल्डर को हम पेमेंट पहले करें, किसको बाद में करें। इसका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? इसका सिलेक्शन होता है बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। हम क्या करते हैं? ड्रॉइंग मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं? लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड के अंदर क्या आता है ना, जिसकी टिकट आ गई उसको पैसा वापस, जिसका नंबर बाद में आया उसको पैसा बाद में वापस। तो इस टेक्निक में भी हमें ध्यान रखना होता है, जितने अमाउंट की आप पेमेंट कर रहे हो, जितने अमाउंट की आप डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर रहे हो, उसी के प्रोपोर्शनेट में हमें उतना ही अमाउंट डीआरआर में से निकालकर जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? जितनी पेमेंट हम डिबेंचर होल्डर को कर देते हैं, उसी के प्रोपोर्शनेट के अंदर डीआरआर में से निकालकर आप कहां पर ट्रांसफर कर देना? जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखेंगे, किए हुए मिलेंगे, आप उसमें से इस बात को बहुत ध्यान से देखना, तो वहां पर आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारी थर्ड टेक्निक की और थर्ड मेथड की ओर, बाय द परचेज ऑफ आउन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। इस मेथड के अंदर कंपनी क्या करती है? अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में से वापस खरीद लेती है। तो या तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह अपने पास रख लेती है या उसको कैंसिल कर देती है। ये एक सिंपल सा मेथड है, आई थिंक आपके सिलेबस में से हट चुका है, अगर है फिर भी आप इसको बहुत इजीली स्टडी कर पाओगे। तो थर्ड मेथड के आगे 2 टुकड़े फिर से हो जाएंगे, 2 मेथड फिर से बन जाएंगे, तो आपको देख लेना। या तो उस डिबेंचर्स को खरीद के आप अपने पास ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरह रख लेते हो, या आप उसको कैंसिल कर देते हो। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बताया था कि कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिसको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वही मेथड है।
इस मेथड के अकॉर्डिंग हम अपने डिबेंचर्स को चाहें तो शेयर्स में कन्वर्ट करने के टेक्निक के अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हैं। तो कंपनी जो 4 मेथड फॉलो करती है वो यही है कि आप अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन चारों टेक्निक्स के अंदर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कंपनी जो रिडम्पशन का काम करती है वो पैसा जो रिटर्न कंपनी ने करना है वो एट पार भी कर सकती है, एट प्रीमियम भी कर सकती है। वो आपके क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा। वो आप क्वेश्चंस में सिचुएशंस को देखिएगा, क्वेश्चंस में इक्वेशन कैसे दी हुई है। ये बातें मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताई थी। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो पीछे वाले 2 चैप्टर्स का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आप वो भी देखिए और चैप्टर्स आई होप आप अच्छे से रेडी पूरा कर पाएंगे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।